हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए चैप्टर 3 जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, धारा विद्युत थी, उसका कौन सा पार्ट पढ़ना है। पार्ट नंबर सी। इसका नाम क्या है? विभवमापी या पोटेंशियोमीटर। क्या नाम है बेटा? विभवमापी या पोटेंशियोमीटर। इस वाले चैप्टर को आपने 3 पार्ट करके पढ़ा। पहले पार्ट का नाम रेजिस्टेंस रखा था, दूसरे पर जिसमें आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, किरचॉफ लॉ पढ़ा था, उसके बाद आपने सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का पढ़ा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम पढ़ा, और फिर उसके बाद अगला पार्ट आ गया था जिसमें आपने सेल पढ़ा था, और सेल के अंदर आपने कल उसके संयोजन पढ़े थे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी व्यंजक करा था आपने, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला गया था। आज अपन को पढ़ना है पार्ट नंबर सी, विभवमापी। तो बेटा विभवमापी या पोटेंशियोमीटर, आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो विभवमापी या पोटेंशियोमीटर हमारे वोल्ट मीटर से अच्छा होता है बेटा। एक होता है वोल्ट मीटर, आप कहो नाम है इसका वोल्ट मीटर। एक और पढ़ा था अपन ने, कौन सा? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या था? एक बर्तन था। क्या था? बर्तन। जबकि ये क्या है? एक डिवाइस है, युक्ति है। डिवाइस या युक्ति है ना, मशीन है एक प्रकार की वोल्टमीटर। तो वोल्टामीटर की तो बात ही नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? वोल्टमीटर। आप कहोगे नाम से ही स्पष्ट है कि सर वोल्टेज को मापता होगा। बिल्कुल बेटा, वोल्टेज को मापता है। कौन मापता है? वोल्टमीटर काय को मापता है? वोल्टेज को। अगर हमें मेजरमेंट करना हो कि इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है तो हम क्या लेकर आएंगे? आप कहोगे सर वोल्टेज नापना है यदि आपको, तो आप वोल्टमीटर लाइए। बेटा वोल्टमीटर से एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आती, सही मापन नहीं होता। जैसे 5.8 है तो वो 4.9 ही दे देगा, कभी कभी 5 ही दे देगा, फिक्स रीडिंग नहीं देता है, इसलिए वोल्ट मीटर एक्यूरेट नहीं है। फिर आप कहो सर हमें कभी वोल्टेज को मापना हो, जैसे कभी करंट को मापना हो, तो बेटा करंट को मापने के लिए एक होता है अमीटर और एक है धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। धारा मापी, इसको क्या बोलते हो? गैल्वेनोमीटर। और इसका नाम क्या है? अमीटर। तो बेटा ध्यान रखना, जब वोल्टेज का मापन करना हो, काय का? वोल्टेज का मापन करना हो, वोल्टेज, ये जहन में बिठा लो बात। वोल्टेज के नाम मापना हो तो वोल्टमीटर का भी प्रयोग करते हैं, नहीं तो काय का करते हैं? विभवमापी का या पोटेंशियोमीटर का। वोल्टमीटर को वोल्टमीटर ही इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। आप कहोगे ज्यादा अच्छा कौन सा? वोल्टमीटर की विभवमापी। कौन अच्छे से हमारे वोल्टेज को माप देगा? जो हमारे कोई उपकरण है उसमें वोल्टेज का मापन करना हो वायर के अंदर, तो या सेल का हमें विद्युत वाहक बल या ईएमएफ निकालना हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर हमें क्या मापना हो? वोल्टेज, VOLTAG, वोल्टेज मापना हो बेटा, तो इन दोनों के लिए ही आप वोल्टमीटर का भी प्रयोग कर सकते। इन दोनों को नापने के लिए विभवमापी का भी प्रयोग कर सकते। आप कहोगे ज्यादा अच्छा कौन? बेटा वोल्टमीटर ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता, सही मापन नहीं करता है। और जबकि विभवमापी कैसा मापन करता है? सही एकदम एग्जैक्ट मापन करता है। तो आप कहो फिर तो आज के बाद से हम अपने वोल्टेज, किसी भी चीज के वोल्टेज को या किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापना हो तो हम सरकाय का प्रयोग करेंगे, पोटेंशियोमीटर का यानी विभवमापी का। तो यहाँ से विभवमापी की डेफिनेशन जो इस अध्याय का फर्स्ट पार्ट है, पहली सीढ़ी है, वो आपको समझ आ गई होगी कि विभवमापी एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, क्या? किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज का सही या एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है, एग्जैक्ट मापन किया जा सकता है, सही मापन किया जा सकता है। तो विभवमापी, हिंदी में सुनिएगा, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वोल्टेज अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का, जिसकी सहायता से वोल्टेज अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का सही मापन किया जा सकता है। क्या लिखोगे? पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट एक्यूरेट मेजर वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बनेगा।
तो यहाँ पर आएगा विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अथवा कई की वोल्टेज का कैसा मापन कर सकते हैं, सही मापन कर सकते हैं। तो आप कहो कल के दिन खालिस्तान में आ गया कि वोल्टेज मापना है तो ज्यादा अच्छा कौन है, तो विभवमापी पे टिक कर देना बेटा, बनेगा। अब ऐसे ही कभी कभी आपको वोल्टेज की बात ना करें अगर हम, अब कर लेते हैं कई की धारा की, करंट की, कई की धारा। तो धारा को मापने के लिए भी दो डिवाइस है। एक डिवाइस का नाम है धारा मापी, आप कहोगे कितना अच्छा नाम लग रहा है, धारा को मापने धारा मापी, वोल्टेज को मापने वोल्टमीटर, ये भी तो अच्छा लगा था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा कहाँ था, ऐसे ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है। धारा मापी का प्रयोग नहीं करते हैं, धारा या करंट, धारा को क्या बोलते हैं करंट, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। और एक और है बेटा, धारा को मापने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, अमीटर का, अमीटर का। आप कहोगे ज्यादा अच्छा कौन, अमीटर है बेटा ज्यादा अच्छा। तो आज के बाद आएगा कि करंट का मापन कैसे किया जाता है, तो करंट का मापन कैसे पे टिक करना, अमीटर पे, धारा मापी पे टिक नहीं करना। अमीटर सही मापन करना हो तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सर कभी भी वोल्टेज को अथवा पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, सेल के विद्युत वाहक बल को हमें मापना होगा तो सर हम विभवमापी का यूज करेंगे। और कभी कभी करंट का मेजरमेंट करना होगा, धारा को मापना होगा तो बेटा हम काय का प्रयोग करेंगे, अमीटर का। आया समझ में। तो यहाँ पर अभी अमीटर की तो बात करनी नहीं है, अमीटर आगे चल के आपको पढ़ने मिलेगा, है ना, अमीटर भी पढ़ने मिलेगा और वोल्टमीटर भी मिलेगा। अभी आपको क्या पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर। तो इसकी डेफिनेशन तो सबको आ गई होगी समझ कि विभवमापी एक ऐसा उपकरण है। तो क्वेश्चन पहले ये आएगा, विभवमापी क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, या इसको सचित्र समझाइए, चित्र के साथ, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। पोटेंशियोमीटर है ना, तो आएगा व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन। और इस बार डायग्राम भी बनाना होगा, एंड आल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा विभवमापी का कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर या विभवमापी क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। बेटा इस चैप्टर में से टोटल 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, 5 में से 4 इंपॉर्टेंट। कितने इंपॉर्टेंट, 4। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस इसकी जानकारी देने के लिए वो क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि हो सकता कि 2 या 3 क्लासों में मैं इसको फिनिश कर दूं, फिर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। आया समझ में, ये लास्ट पार्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बस ध्यान से यहाँ फोकस करिएगा। करें थे स्टार्ट, चलिएगा। आता है विभवमापी क्या है, तो सबसे पहले लिख देंगे विभवमापी एक ऐसा उपकरण है, ऐसी डिवाइस है, ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, अथवा किसी सेल का क्या होता है बेटा, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का, या तो विभवांतर का अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का कैसा मापन बेटा, सही मापन, एग्जैक्ट मेजरमेंट, है ना, सही मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है, ऐसा लिख देंगे। क्या लिखोगे, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल का कैसा मापन किया जा सकता है, सही मापन या मेजरमेंट किया जा सकता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा सकता है, या एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है। बनेगा बेटा। चलिए, ये हो जाएगी इसकी क्या डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन है विभवमापी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करिएगा।
तो पहले इसका चित्र बना देते हैं और कंस्ट्रक्शन, और इसी के नीचे ये वाला चित्र कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये चित्र भले ही ना आए बेटा, लेकिन इसके सर्किट डायग्राम आते हैं जो बाकी के बचे 4 क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, है ना। अभी आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ये टॉपिक रटा देंगे बेटा पूरा, बस आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इसका नॉलेज मिल जाए अच्छे से, आप इमेजिन कर पाए, इसलिए आपको ये हम बता रहे हैं ना। चलिए अब इसका बनाते हैं डायग्राम। विभव मापी का बना रहे हैं, विभव मापी के सर्किट का नहीं बना रहे बेटा, काय का बना रहे हैं, विभव मापी का। बेटा क्या होता है इसमें, एक लकड़ी का वुड का, है ना, एक पार्टीशन लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, एक टुकड़ा ले लेते हैं उसका, है ना, वो रेक्टेंगल शेप में होगा, आयताकार। तो इसमें एक लकड़ी का आयताकार गत्ता होता है, देखो इसमें एक लकड़ी का आयताकार गत्ता ले लेंगे, जो कुछ इस तरह दिखेगा आपको। थोड़ा 3D शेप बनाने का प्रयास करते हैं। ये बना दिया मैंने बेटा, ये लकड़ी का एक गत्ता बना दिया इसमें। अब इसमें यहाँ पर आप कहोगे लकड़ी का होता है, बिल्कुल कैसा होता है, रेक्टेंगल। इसमें लकड़ी का एक रेक्टेंगल ऐसा एक गत्ता होता है, इसको आप ऐसे, जो भी आपके पास HB पेंसिल होती हैं सीस वगैरह, उससे इसको ऐसे फिल कर देना, और इधर भी फिल कर देना बढ़िया से, बिल्कुल लाइट हल्का हल्का सा ऐसे फिल कर देना, है ना। चलिए इसमें एक लकड़ी का आयताकार गत्ता होता है। आप कहो बना क्या रहे हो, चित्र का बना रहे हैं बेटा, विभव मापी। पहले लिखोगे उसकी क्या, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद क्या लिखोगे, चित्र का बना रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। डेफिनेशन लिख दोगे, परिभाषा के बाद उसका क्या बना दोगे, चित्र के बाद ये बना कैसे है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन, बनावट कहाँ लिख देना, नीचे, है ना। चलिए अब बेटा देखो इसमें क्या होता है। अब मैं इसमें अलग कलर का यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक अलग चीज आ जाएगी। इसमें एक आयरन रॉड लगी होती है, और इसके जहां पर लगी होती है उसका नाम होता है P, और इधर नाम दे देंगे Q। तो PQ एक आयरन रॉड हो जाएगी, बिल्कुल सट के ऐसे ही लगी होती है। आप चाहो तो इस डायग्राम को आप काय में देख सकते हो, अपनी बुक में, अगर ज्यादा अच्छा देखना हो तो उसमें दिखेगा। तो यहाँ पर PQ एक आयरन रॉड होती है, जिसके ऊपर कोई चीज स्लिप हो सके उसमें फंसी रहती है। जैसे देखो ये पेन है, इस पेन के अंदर मैंने ये हाथ फंसा लिया ऐसे। अब देखो बेटा मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे खिसका सकता हूँ, तो ऐसे ये रॉड होती है, इसमें एक क्या फंसी होती है, जॉकी को बोला जाता है विसर्पी कुंजी। स्लाइडिंग यहाँ पर सेटिंग होती है, स्लाइडिंग सेटिंग, जिसमें क्या होता है, ये चीज आसानी से खिसक सके ऊपर नीचे। जैसे ये हमने इसमें फंसा दिया, तो इस रॉड के ऊपर क्या हो सके, खिसक सके, इसलिए रेड कलर की एक रॉड लगा दी हमने, आयरन रॉड। और यहाँ बीचों बीच ऐसे बना देना कि यहाँ पर आपने क्या किया है बेटा, देखो यहाँ पर एक विसर्पी कुंजी लगी है। क्या लगी है बेटा, विसर्पी कुंजी। तो ऐसे करके एक विसर्पी कुंजी और बना दीजिएगा। ये बेटा विसर्पी कुंजी बना दी मैंने, है ना। चलिएगा अब उसके बाद क्या करेंगे, इधर देखिएगा थोड़ा सा, अभी यहाँ पर स्केल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इतना पार्ट ऊपर का छोड़ दीजिएगा। काय के लिए, स्केल के लिए। काय के लिए छोड़ना है बेटा, स्केल के लिए। यहाँ स्केल बनेंगे, यहाँ इसका स्केल बनाना है अपन को, इसलिए जगह छोड़ दी। आया समझ में। चलिए, और ये वाली लगी होती है विसर्पी कुंजी। इसमें बीच बीच में होते हैं बेटा होल, ऐसे होल होते हैं। देखो ये बना दे रहे हैं हम, रेड कलर से बना दे रहे हैं, दिखें, इसमें ऐसे होल होते हैं, है ना।
जैसे इसके अंदर कील डालें तो वो अंदर तक चली जाएगी, है ना। कील तो जानते हैं, नुकीली कील अगर डालोगे तो वो कहाँ तक चली जाएगी, अंदर। और ये ऊपर उठा होता है, गत्ते में टच नहीं होता। जैसे कि ये गत्ता है लकड़ी का, है ना, लकड़ी का जो जिस पे वुड का आपने लिया है उसके इतने ऊपर रहती है ये। आया समझ में। ये जो यहाँ पे बनाई है ये उस पर सेट नहीं होती, कितने ऊपर होती है, इतने। और ये कैसे खिसकती है तो देखिएगा जरा, ये खिसकती है बेटा ऐसे ऐसे। यहाँ आयरन रॉड लगी है रेड कलर की, ये नीचे की तरफ, और उसके ऊपर ये ऐसे खिसकेगी, उसके ऊपर खिसके यहाँ सेट नहीं होगी, थोड़ी सी कहाँ उठी रहेगी, ऊपर की तरफ। आया समझ में। और उसमें ये क्या होते हैं, छेद, जिसके अंदर आप कोई रॉड या कील डाल सकते हैं अंदर का, है ना। चलिए अब बेटा इसमें अपन को लपेटना है एक वायर, और वायर इसका स्पेशल होता है, पोटेंशियोमीटर वायर कहलाता है, विभव मापी तार। और इतनी बार एग्जामों में आ चुका है कि विभव मापी तार किस चीज का बना होता है, तो यहाँ स्पेशल मेटल लेनी पड़ती है जिसका नाम होता है मैंगनीन। क्या होता है बेटा, मैंगनीन, या फिर कॉन्स्टेंटन। क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंटन, CONSTANTAN, कॉन्स्टेंटन। तो यहां पर आएगा, ऐसे लिखना है कॉन्स्टेंटन। देखो ये लिखा है, का में आ की, आधा ना आधा सा, टा में एक की, ऐसा लिख के आना चाहिए। या फिर काय का बेटा मैंगनीन, माँ में आई की, ऊपर बिंदी और गा, ना में छुटी की और ना, मैंगनीन। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम का में आके ऊपर ऐसे हलंत भी लगा सकते हैं, आदि चंद बिंदी, कॉन्स्टेंटम या मैग्नीन। इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं जाएगी, हिंदी में लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसमें स्पेलिंग सीखिएगा, क्योंकि खालिस्तान में आया कि विभव मापी का तार काय का बना होता है, तो यहाँ कॉन्स्टेंटन लिख के भर के आना चाहिए, कभी गलत लिख देते हैं। हर साल बच्चों को ये 100 बार बताते हैं और पहले ही टेस्ट में गलत लिख के देते हैं, इसलिए होश में अभी सीख लेना जैसे ही वीडियो खत्म हो कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन कैसे लिखना है ना। चलिए, तो इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का एक तार लगाना है बेटा, वो 10 मीटर का होना चाहिए। कितने मीटर का, 10। तो आप कहोगे सर ये 10 मीटर तो एक क्लास बराबर लंबा हो गया, इतना लंबा क्या गत्ता लेके आएंगे? नहीं बेटा, गत्ता 1 मीटर का लेते हैं। जैसे एक ब्रांच जो अपने इसको वहां पर कोचिंग में रखी होती है, जिस पर बोर्ड रखा था, उतनी एक ब्रांच टाइप का एक गत्ता होता है ना। तो उसी पर, उसी टेबल के जैसा, तो 1 मीटर का लेना है। फिर आप कहो 10 मीटर का वायर कैसे बनेगा, उस पर 1-1 मीटर का फोल्ड करते जाएंगे बार बार। आया समझ में। तो ऐसे करके यहां से 1-1 मीटर का क्या कर देंगे बेटा, फोल्ड कर देंगे। कितनी बार, 10 बार। आ रहा है समझ, चलिएगा। 1-1 मीटर का यहाँ फोल्ड करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फाइनल 10। अब बेटा इसको क्या करना है, आप कहोगे टुकड़े टुकड़े कर दिए क्या इसके? नहीं बेटा, ये वाला इधर से स्टार्ट होगा, और जब इधर से स्टार्ट होगा तो देखिएगा, इधर से स्टार्ट होगा तो इस सिरे का नाम रख दिया A, और इस पर एक पेंच कस दिया, उस पेंच का नाम रख दिया T1। क्या रख दिया? T1। T1 से ऐसा जाएगा, अच्छे से नाम दीजिएगा, T1 यहां तक जाएगा वायर, और फिर क्या हो जाएगा, कील से, यहाँ कील लगी होगी तो क्या हो जाएगा, फोल्ड। फोल्ड होके कहाँ आ जाएगा, इधर। इधर से फोल्ड होके फिर उधर चला जाएगा, इधर से फोल्ड होके फिर इधर आ जाएगा। आया समझ में। ऐसे फोल्ड हो के वो देखो, फिर ये अंत में जाके इधर क्या हो जाएगा, देखो। फिर ये वाला इधर आएगा लास्ट पार्ट में, और इधर क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐसे करके ये वायर 1-1 मीटर का है, तो 10 मीटर का क्या लगा देंगे, इस पे वायर लगा देंगे, बनेगा। इस पॉइंट पर भी एक पेंच कस देंगे, उस पेंच का नाम रखेंगे T2। क्या नाम रखेंगे, T2। इधर क्या नाम रख दिया, T1। इधर रख दिया T1, ये देखो T1 है। और ये वाला पेंच क्या है, तो इस पेंच का नाम क्या रख दोगे, T2, और इस सिरे का नाम क्या रख दोगे, B।
तो ए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, वायर फोल्ड होके इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होके वायर लास्ट में यहाँ पर आएगा और T2 पैच से उसको क्या कर देंगे, कस देंगे उसी बोर्ड के ऊपर। अब आप कहोगे सर ये जो आपने जॉकी लगाई है क्या तारों पे रगड़ खा रही है, यानी उस पर सटके चलेगी क्या? नहीं बेटा। और ये वायर भी थोड़े से कहाँ होते हैं, गत्ते से ऊपर होते हैं, थोड़े से गत्ते से कहाँ लगाए जाते हैं, ऊपर। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे बेटा ये लकड़ी का गत्ता है तो इसमें वायर कहाँ लगे होंगे, इसके थोड़े से ऊपर, और उन वायरों के ऊपर क्या लगी होगी, एक कुंजी। देखो ये वाली विसर्पी कुंजी है ना, ये विसर्पी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जॉकी। और जॉकी को ये स्लाइडिंग इस रॉड के ऊपर क्या करेगा, खिसकाएंगे। आप कहोगे खिसकाने का मतलब क्या होगा, क्यों खिसकाएंगे? बेटा विभवमापी जब वर्किंग करता है तो इसको खिसकाना होता है। अब यहां पर लगा होता है आपका स्केल, ऐसे करके स्केल लगा होता है, इसको कहा जाता है विभवमापी स्केल, पोटेंशियोमीटर स्केल। ऐसे बेटा एक विभवमापी स्केल, नाप के नहीं बनाना है, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही बना देना, बस थोड़ा सुंदर दिखे ऐसे ही बनाना विभवमापी स्केल। ये विभवमापी स्केल लगा दिया है ना, तो इसका नामकरण कर दो। इधर क्या नाम लिख दोगे, विभवमापी स्केल। इसका नाम क्या लिख दोगे, धातु छड़। आयरन रॉड लिख देना, तो आयरन की है तो लोहा धातु छड़, या मैंने धातु छड़ लिख दिया, बनेगा। इसका नाम क्या लिख दोगे, विसर्पी कुंजी। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, जॉकी। हिंदी में क्या लिख दोगे, विसर्पी कुंजी। और इस रॉड का नाम क्या लिख दोगे, दंड चक्री व्यवस्था, स्लाइडिंग सेटिंग, स्लाइडिंग सेटिंग, दंड चक्री व्यवस्था, दंड चक्री व्यवस्था को बोला जाता है स्लाइड, जैसे ऐसे जैसे खिसकाना हो किसी चीज को। और इनका नाम क्या लिख दोगे, पैच, T1 और T2, इन दोनों के नाम क्या लिख दोगे, पैच, बनेगा। चलिए, तो ऐसे करके ये नाम लिख देना और ये चित्र बना देना। अब देखिएगा बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। तो चित्र में विभवमापी प्रदर्शित है, इसमें एक लकड़ी का आयताकार क्या होता है बेटा, गत्ता होता है, रेक्टेंगल है ना लकड़ी का। तो यहाँ पर लकड़ी का होता है एक पार्ट, बुट पार्ट होता है जो किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। तो इसमें लकड़ी का एक आयताकार गत्ता होता है। मन में सबने इमेजिन कर लिया होगा कि 1 मीटर लंबाई का धातु का एक लकड़ी का एक क्या होता है, आयताकार गत्ता होता है। तो लिखेंगे चित्र में विभवमापी की बनावट प्रदर्शित है, इसमें लकड़ी का एक आयताकार गत्ता होता है जिसके ऊपर क्या बेटा, जिसके ऊपर 10 मीटर का मैग्नन या कॉन्स्टेंटम धातु का, जिसके ऊपर 10 मीटर का मैग्नन या कॉन्स्टेंटम धातु का एक तार 1-1 मीटर के 10 भागों में क्या होता है, लिपटा हुआ होता है। और तार के ए सिरे को पैच T1 से कस दिया जाता है और तार के बी सिरे को कैसे कस दिया जाता है, पैच T2 से कस दिया जाता है। तथा इसमें ऊपर की ओर एक विभवमापी स्केल होता है तथा नीचे की ओर देखो, तथा इसमें ऊपर की ओर क्या होता है, एक विभवमापी स्केल होता है तथा नीचे की ओर एक स्लाइडिंग दंड चक्री व्यवस्था या स्लाइडिंग सेटिंग लगी होती है जिसके ऊपर एक विसर्पी कुंजी लगी होती है। अब बेटा देखो, जैसे मान के चलो 1 मीटर, हमें 1.5 मीटर पे टच करवाना है इस वाली को, एक कील को कहाँ टच करवाना, 1.5 मीटर। तो कैसे टच करें, वायर को तो पकड़ नहीं सकते, तो कैसे टच करें। तो यहां तक कितना हो गया, 1 मीटर। स्केल पे देखा कि 0.5 और चलना है, 0.5 चले। और बेटा यहाँ पर देखो इस दंड चक्री व्यवस्था में एक क्या डाल देंगे, कील डाल देंगे इस विसर्पी कुंजी में, तो वो आपको वैसे दिखने लगेगी। देखो किस तरह कील डालेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे बेटा देखो यहाँ पर जैसे ये जॉकी हुई, देखो दिख रही है ना ये जॉकी। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक कील डालना होगा तो ऐसे चली जाएगी। अब देखो ये तो ऊपर ऊपर घूम रही है तारों के, लेकिन टच करना है तो मान के चलिएगा इस पॉइंट पर, दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर टच करवाना है। यहाँ पर 1.5 मीटर मान के चलिए इधर हो रहा है, तो हम इसको कैसे टच करवाएंगे,
देखिएगा ये वाली इधर खिसका लोगे इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि ये तो इस लाल कलर की रॉड पे खिसक सकती है दंड चक्री व्यवस्था पर, तो इसको खिसका लोगे। और खिसकाने के बाद यहाँ पर ये कील यहाँ लगी है, इसको कहाँ ले जाओगे ऊपर, और नीचे काय पर टच कर दोगे उस पॉइंट पर, तो देखो उस पॉइंट पर टच करने लगी है विसर्पी कुंजी। आया समझ में? ऐसे करके फिर इसको वापस कहाँ खींच लेते हैं, ऊपर की ओर, फिर ये ऊपर ऐसे ऐसे करके हो सकती है। जब जरूरत पड़ती है तो इसे इच्छानुसार ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, या ऊपर नीचे करके उसे फिर ऐसा भी कर लेते हैं, तो ऊपर की तरफ खींच लिया, अब ये तार को टच नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही दबा देते हैं तो ये काय को टच करने, देखो अभी तार को टच नहीं करेगी, लेकिन जैसे इसे दबा देते हैं तो ये काय को टच करने लगती है, नीचे जो उसका लकड़ी पे तार लिपटा है उसको टच करने लगती है। आप कहोगे इसका मतलब ये वाली जो विसर्पी कुंजी है, ये वाली जो आपकी विसर्पी कुंजी है या जॉकी है, क्या ये तार पे टच नहीं होती है? नहीं बेटा, ये तार के कहाँ होती है, ऊपर। इसके अंदर से कील डालकर उस पॉइंट पर तार को क्या कर देते हैं, टच। तो केवल ऊपर ऊपर ऐसे घूमती है, उसके अंदर टच नहीं करती। जैसे ये बोर्ड है तो ये हाथ क्या उसको टच कर रहा है? आप कहोगे नहीं, तो आप हम कहेंगे टच करवाना है, तो आप देखो इसी हाथ के ऊपर, हाथ में से क्या निकाली, कील जो ऊपर की तरफ थी, अब उसको हमने कहां पर खिसकाया, नीचे की तरफ, तो वो नीचे खिसक गई। अब किसको टच करने लगी, उसको टच करने लगी बोर्ड को, और जरूरत नहीं है तो इसे वापस कहां खींच लेते, ऊपर। अब टच नहीं कर रही है, देखो पेन, और जैसे ही होता है तो उस पेन को कहां खिसका लेते हैं, यानी कील को कहां खिसका देते हैं, नीचे। तो ऐसे करके हमारा विभवमापी काम करता है। अब विभवमापी कैसे काम करता है वो सिद्धांत में बताएंगे, यहाँ तो केवल इतना ही समझना था, बनेगा। तो क्या लिखोगे, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर को सही सही मापन किया जाता है। फिर लिखोगे उसके बाद उसकी डायग्राम कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, इसमें एक लकड़ी का आयताकार गत्ता होता है, इसमें लकड़ी का एक आयताकार, चित्र में विभवमापी प्रदर्शित है, इसमें लकड़ी का एक आयताकार गत्ता होता है जिसके ऊपर मैग्नन या कॉन्स्टेंटम धातु का कितने मीटर का, 10 मीटर का एक तार लिपटा होता है, जो 1-1 मीटर के 10 भागों में बटा होता है। और विभवमापी तार के कौन से सिरे को, बेटा देखो, सबसे पहले लकड़ी का गत्ता लिया, फिर 10 मीटर का एक तार होता है जो 1-1 मीटर के पार्ट में उसके ऊपर क्या होता है, लिपटा हुआ होता है, तथा इसके प्रारंभिक सिरे यानी कि फर्स्ट जो उसका पॉइंट है उसको कैसे, यानी कि ए बिंदु को T1 पैच से कस दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, और किस स्क्रू से, और पॉइंट बी को स्क्रू किससे, T2 से, या पैच T2 से टाइट कर दिया जाता है, या फिर संयोजन कर दिया जाता है ना, तो कस दिया जाता है, कसना कहलाता है। जैसे अपन नट कसते हैं ना किसी चीज के, तो उसको टाइट करना बोलते हैं, स्क्रू टाइट कर रहे हैं, है ना। तो ए पॉइंट को, तार के ए सिरे को, विभवमापी तार के ए सिरे को पैच T1 से कस दिया जाता है, विभवमापी तार के बी सिरे को कैसे, पैच T2 से कस दिया जाता है, बनेगा। तथा इसमें ऊपर की ओर एक विभवमापी स्केल लगा होता है जिसमें बोल्ट में पैमाना अंकित होता है, जिसमें बोल्ट में पैमाना क्या होता है, अंकित होता है, यानी कि बोल्ट में दिया रहता है कि कितने बोल्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखा होता है। तथा नीचे की ओर एक स्लाइडिंग सेटिंग लगी होती है, दंड चक्री व्यवस्था लगी होती है, हिंदी में लिखेंगे। तथा नीचे की ओर एक दंड चक्री व्यवस्था लगी होती है, इसके लिए एक धातु की रॉड PQ लगी होती है। तथा उसमें मतलब उस धातु की रॉड में क्या लगा होता है, एक विसर्पी कुंजी यानी जॉकी लगी होती है, इंग्लिश वाले लिखेंगे जॉकी लगी होती है, जिसे आसानी से दंड चक्री व्यवस्था द्वारा खिसकाया जा सकता है, या सरकाया जा सकता है, या स्लाइड किया जा सकता है, बनेगा। तो ये आ जाएगा विभवमापी, आपके प्रयोगशाला में जरूर होगा ये, तो आप कभी देखने का मौका मिले तो जरूर जाना देखने के लिए, है ना। फिर से देखिएगा कंस्ट्रक्शन, चित्र में विभवमापी प्रदर्शित है, इसमें एक लकड़ी का आयताकार गत्ता होता है जिसके ऊपर मैग्नन या कॉन्स्टेंटम धातु का एक तार लिपटा होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है बेटा, 10 मीटर होती है, या कम से कम 10 मीटर होती है। फिर लिखोगे इस तार को 10 भागों में विभवमापी तार के ऊपर, या 1-1 मीटर के 10 भागों में विभवमापी तार के ऊपर, विभवमापी गत्ते के ऊपर चिपका दिया जाता है, या फिर लगा दिया जाता है। फिर से वो बता रहे हैं, चित्र में विभवमापी क्या प्रदर्शित है, इसमें बेटा क्या होता है, लकड़ी का एक आयताकार गत्ता होता है, यानी कि लकड़ी का वुड का एक रेक्टेंगल पार्ट होता है ना, जिसके ऊपर
मैग्नन या कॉन्स्टेंटन धातु का एक 10 मीटर का तार लिपटा होता है जो 1-1 मीटर के 10 भागों में बटा होता है। इतना तो बनेगा। अब लिखोगे तार के प्रारंभिक सिरे A को पैंच T1 से कस दिया जाता है और तार के अंतिम सिरे B को लिपटाते लिपटाते इधर गए ऐसे ऐसे करके लास्ट में जो आया तो तार के B सिरे को या अंतिम सिरे B को किससे, पैंच T2 से कस दिया जाता है। इसके ऊपरी भाग में एक विभवमापी स्केल लगा होता है जिसमें वोल्ट में पैमाना अंकित होता है तथा, या सीधा लिख दोगे विभवमापी स्केल लगा होता है और कुछ नहीं लिखोगे, है ना। विभवमापी स्केल लगा होता है तथा नीचे की ओर एक दंड चक्री व्यवस्था या स्लाइडिंग सेटिंग लगी होती है जिसके लिए एक धातु की रॉड लगी हुई होती है जिसमें एक क्या विसर्पी कुंजी लगी होती है जिसे इस विभवमापी तार पर आसानी से सरकाया जा सकता है। कभी इधर खिसकाना है, इधर खिसकाना है और इसके अंदर से क्या होती है, कील लगी होती है, वो सब नहीं लिखना, केवल लिखोगे एक विसर्पी कुंजी या जॉकी लगी होती है जिसे आसानी से स्लाइड किया जा सकता है या फिर लिखोगे सरकाया जा सकता है। बनेगा। इतना हो गया बेटा ये आपका क्या, विभवमापी। चलिए साफ करते हैं इसे, है ना। अब इसका आता है बेटा सेकेंड क्वेश्चन। 5 में से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 1। अब ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। कभी आता है विभवमापी का सिद्धांत, क्वेश्चन सुनना। विभवमापी का आपको प्रिंसिपल लिखना होगा। प्रिंसिपल हर बार सेम होता है तो मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूं और कल आपके अलग अलग पार्ट के 4 क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं करवा दूंगा। पहले क्वेश्चन क्या बनता कि विभवमापी से किसी सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। क्या होता है बेटा, जब बाजार से आप सेल खरीद कर लाते हैं, आज सबके पास मोबाइल होगा कभी छोटा वाला, तो उसके अंदर एक बैटरी डली होती है ना। उस बैटरी को कभी निकालना तो उस पर लिखा होता है, कभी कभी देखना अच्छे से निकाल के, लिखा होता है 3.7 वोल्ट, ऐसे लिखा हो 3.7 वोल्ट, जो छोटे मोबाइल होते थे। इसका मतलब उस बैटरी का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कितना है, 3.7 वोल्ट। आया समझ में। एवर रेडी का सेल निकाल के देखना, उस पर भी या तो 2 वोल्ट लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ऐसे करके 2 वोल्ट लिखा होगा। तो ये क्या लिखा होता है, हिंदी में बोले तो विद्युत वाहक बल, सेल की ताकत लिखी होती है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा होता है। बनेगा। तो ईएमएफ लिखा होता है। लेकिन बेटा क्या हुआ, बाजार गए आप, बाजार से एक सेल लिया, सेल के ऊपर जो रैपर था उसको आपने पेंट कर दिया काले कलर से, अब कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि ये डिब्बी किस कंपनी की है तो आप उस पर फटाफट नाम पढ़ लोगे और कहोगे कि सर ये कैमलिन की है, कैमलिन लिखा है तो कैमलिन की, ठीक। अब बेटा डिब्बी कुछ इस तरह अगर होती ऐसे, अब आप कहोगे सर इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा, चारों तरफ एकदम ब्लैंक है। तब यहां ऐसे ही सेल, बेटा जब सेल लेकर आया बाजार से और मैंने कोई भी एक ब्लेड ली और उससे मैंने उसका ऊपर का पूरा पेंट साफ कर दिया, एकदम क्लीन कर दिया, उस पर कुछ भी नहीं लिखा। अब मैंने उस सेल को लाके कहा बताओ इसका विद्युत वाहक बल कितना है। तब आप सोच में पड़ जाओगे कि सर इसका विद्युत वाहक बल कैसे मापे। तो बेटा उसके लिए अपन काय का उपयोग करेंगे, पोटेंशियोमीटर का। तो क्वेश्चन आया समझ में। तो क्वेश्चन कहता है कि इसकी सहायता से आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे मापते हैं, है ना। क्या आएगा, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए और इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे मापते हैं। जैसे अभी आप बाजार जाओ, एक एवरेडी का सेल आपकी घड़ी में डला होगा, बड़ी घड़ी में, उसको निकालना, उस पर वो लिखा है, ठीक है ना। अब उसको ब्लेड से पूरा क्या कर देना, ऊपर का जो वार्निश उस पर लिखा होता है पेंट, वो सब का सब हटा देना उस पर। अब वो एकदम स्टील जैसा चमचमाता दिखेगा। अब उसको क्या करना, किसी से पूछना इस पे विद्युत वाहक बल, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि कितना है। तब उसे क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। तो इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे मापते हैं, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन, एक्चुअल में दूसरा बना है ना, इसका तीसरा क्वेश्चन बनता है 2 सेलों के ईएमएफ की आप इससे वो कंपैरिजन कैसे करोगे। तो इसका एक्चुअल में होता है E1 जब पहले सेल की फोर्स से निकलता है, विद्युत वाहक बल निकलता है, उसको कैसे दर्शाते हैं, E से, पहले सेल का है इसलिए ईएमएफ। तो यहां पर मान के चलिए उसका आया KL1, है ना, और E2 निकालोगे तो वो आएगा KL2, मान के चलो। तो क्या होता बेटा, K से K कट जाता है तो E1/E2 यानी 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात
उनकी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। किन लंबाइयों के? तो यहाँ पर अपन देखेंगे बैलेंस लेंथ होती है उसके, जो आपको आगे पढ़ने मिलेगा, है ना। तो इसको अपन अभी पढ़ रहे हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आता है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल का कंपैरिजन, या टू सेल्स हैं जिनके ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे करोगे आप, है ना। तो विभवमापी की सहायता से कंपैरिजन भी हो जाता है। आप कहोगे दो काम हो गए विभवमापी से। पहला ये हो गया कि किसी सेल का हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत वाहक बल। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये वाला कर देंगे, 5 नंबर का आता बेटा। अगर ये नहीं आएगा तो आएगा कि आप विभवमापी का सिद्धांत तो लिखो ही, है ना। ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा सब में, विभवमापी का सिद्धांत लिखो। फिर आएगा विभवमापी का सिद्धांत लिखो। अगले क्वेश्चन में भी विभवमापी का सिद्धांत लिखो। अगले 5वें क्वेश्चन में भी विभवमापी का सिद्धांत लिखो। तो ऐसे कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन। ये पहला वाला आपको बता दिया, उसको जाने दो। अब 4 और, है ना। चारों में ये पार्ट कॉमन रहेगा कि विभवमापी का क्या लिखो, सिद्धांत। पहले क्वेश्चन में एक चीज और जुड़ के आएगी कि विभवमापी का सिद्धांत लिखो तथा इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जा सकती है, कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है दोनों के ईएमएफ का। ये दूसरा अगला क्वेश्चन बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए। ये देखो सब में जुड़ा आ रहा है, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते। आप कहोगे सेल के अंदर का रेजिस्टेंस भी निकल आता है इससे। बिल्कुल बेटा, वो भी निकल आता है। तो इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। तो कहते हैं कि कैसे ज्ञात करोगे वो बताओ। अगला क्वेश्चन लास्ट बनता है कि विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, जो सब में जुड़ा आ रहा है, चारों क्वेश्चन में जुड़ा है। यहां पर आएगा विभवमापी का सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत को छोटा नहीं है बेटा, 1 पेज भर जाएगा पूरा, है ना, विभवमापी के सिद्धांत में। और इस विभवमापी वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है? क्वेश्चन आता है कि विभवमापी वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है, तो ये भी आपको बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। और बेटा इनमें से एक क्वेश्चन का आना 100% तय है। 99 नहीं, पूरा 100%, 99 नहीं बोल रहा, 100% तय है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इन चारों में से इस वाले जो पहला करवाया है उसको छोड़ दो। अब कितने बता रहे हैं? 4। पहले में आएगा विभवमापी का सिद्धांत लिखिए और इसकी सहायता से विद्युत वाहक बल निकालिए किसी सेल का, या ईएमएफ फाइंड करिए किसी सेल का। दूसरा क्वेश्चन आएगा, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी सहायता से दो सेलों के ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करोगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा फिर से, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, इसकी सहायता से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे। चौथा क्वेश्चन आएगा, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए तथा विभवमापी वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ है, यानी क्यों अच्छा है। विभवमापी अच्छा है ना वोल्टमीटर से, तो क्यों अच्छा है। तो ऐसे करके अगला क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपको हम समझा देते हैं कौन सा, विभवमापी का सिद्धांत। तो कल के लेक्चर में आपका ये टोटल खत्म कर देंगे। उम्मीद और ऐसा तो यही करते कि आपका कल के लेक्चर में हो जाए, और नहीं हो पाएगा तो एक दिन और ले लेंगे, है ना। लेकिन समझना बहुत अच्छे से है ना। विभवमापी का सिद्धांत पूरा जी जान लगा के देखना है। विभवमापी के सिद्धांत में बेटा पहले इसकी सर्किट बनाना होता है विभवमापी का, तब सिद्धांत। तो क्वेश्चन आता है, विभव एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत लिखिए। विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, ये आएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा इसका एक सर्किट होता है, उस सर्किट देखना कैसे बनता है। तो लिखेंगे चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ यानी कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट या नेटवर्क क्या है, प्रदर्शित है। काय का विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें ए बी एक विभवमापी तार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसकी यही है बेटा, इसमें ए बी एक विभवमापी तार है। कितने मीटर का है ये? 10 मीटर का। वो इकट्ठा ले लिया इधर, है ना। इसमें ए भी एक विभवमापी तार है। मान के चलो ये परिपथ में बनाना था सिंबल के रूप में, सो हमने पूरा 10 मीटर का बना दिया। बोलना नहीं है कि 10 मीटर का है। क्या लिखोगे, चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें ए भी एक विभवमापी तार है तथा इधर एक लगाओगे संचायक बैटरी। आप कहोगे संचायक का मतलब क्या होता है बेटा? स्टोरेज सेल। क्या नाम होता है? स्टोरेज सेल। और जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो स्टोरेज सेल ही होते हैं। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, वो एक स्टोरेज सेल है।
है ना। तो इधर हमेशा स्टोरेज सेल ही लगाना है। तथा इसमें C एक संचायक बैटरी है जिसके प्लस सिरे को विभवमापी तार के किस सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो आप कहोगे A सिरे से जोड़ दिया जाता है। और माइनस सिरे को देखो, और ऋणात्मक सिरे को परिवर्ती प्रतिरोध RH से होते हुए, ये लिखा है रेओस्टेट। क्या लिखा है बेटा? रेओस्टेट। रेओस्टेट का मतलब होता है एक कंट्रोल करने वाला जो स्वयं ही प्रतिरोध बढ़ जाए और घट जाए, बढ़ जाए और घट जाए, एडजस्ट करता रहे। तो जो एडजस्ट कभी करता है तो उसका नाम दिया जाता है रेओस्टेट। RHEOSTATE, रेओस्टेट, या इसको बोलते हैं रिओस्टेट, रिओस्टेट, है ना। तो RH हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। और कुंजी के, थोड़े आगे जाना और यहां पर क्या जोड़ देना, कुंजी के प्लग के, प्लग, इसका नाम क्या देते हैं, प्लग के से होते हुए विभवमापी तार के B सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसमें पूरा डायग्राम एक तरफ है और ये लाल कलर का जो वायर बना है वो एक तरफ है, क्योंकि यही उसकी पूरी जान है। तो इसको थोड़ा गाढ़े कलर से बनाना, थोड़ी हार्ड लाइन में बनाना AB को। आया समझ में? और इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, प्राइमरी सर्किट कहते हैं, प्राइमरी नेटवर्क कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जो हर एक डायग्राम में, चारों क्वेश्चन में ये प्राथमिक परिपथ सेम रहेगा। जो भी चेंज होगा वो सेकेंडरी में होगा, द्वितीयक परिपथ में होगा। आया समझ में? चलिए इधर देखिएगा। इधर बेटा एक हम लगा देते हैं क्या, सेल। अब यहां पर देखिएगा किसी सेल का इसकी सहायता से क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। तो वही चित्र इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल में बन जाता है। इसके प्रिंसिपल में देखिएगा, यहां पर बेटा हम एक सेल लगा देंगे। आप कहोगे ये कौन सा सेल होता है सर? ये बेटा द्वितीयक सेल था, आपने पढ़े थे सेकेंडरी, जो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होते। जबकि यहाँ पर प्राइमरी सेल, यानी कि विभवमापी की एक कमजोरी है कि ये केवल काय के विद्युत वाहक बल को मापता है, प्राइमरी सेल के, सेकेंडरी सेल के विद्युत वाहक बल को नहीं मापता है। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, है ना। और यहाँ पर आगे चल के आप ये लगा दोगे बेटा, ये धारामापी गैल्वेनोमीटर लगा दोगे जिसमें चेक करेंगे कि ये कितनी दूर तक जा रहा है। और यहाँ पर या एक काम करिएगा, यहाँ एक और कुंजी लगा दीजिएगा बटन को चालू करने के लिए, K1, और यहाँ पर नाम दे देना K2। अब आगे चल के यहाँ पर क्या लगी होती है बेटा, एक धारामापी लगा होता है। देखो ये क्या लगा होता है, धारामापी गैल्वेनोमीटर G लगा होता है। और उसमें से ये विसर्पी कुंजी निकली होती है जिसको आप इसके ऊपर क्या करते हैं, सरकाते हैं। तो ऐसे लगा होता है बेटा। क्या होता है, जब ये वाला वायर इधर टच कर रहा होगा A पर, क्योंकि ये तो वायर है, पहले इधर टच करोगे, इधर टच करोगे। तो जब धारामापी में जब इधर टच करते हो तो देखो G को अब हमने कहाँ लिख दिया, बाहर। जब इधर टच हो रहा होगा, क्योंकि है तो एक ही, तो इसका जो एरो का निशान होता है वो इस तरफ होता है। और जब ये इधर ना टच होके इधर टच होता है तब उसमें एरो का निशान इस तरफ हो जाता है। देखो एक में एरो का निशान ऐसे, एक में एरो का निशान ऐसे, और बीच वाले में जब बैलेंस हो जाता है तो एरो का निशान एकदम सीधा सीधा कितने पर हो जाता है, 0 पर। आया समझ में? तो ये वाला लगा होता है। और ये पॉइंट जो मिलता है तो A से लगा के इस पॉइंट तक की दूरी को आप कहते हैं संतुलनकारी लंबाई। क्या नाम देते हैं बेटा, संतुलनकारी लंबाई। यही तो अपन को फाइंड करनी होती है। तो इस पॉइंट का नाम क्या दे देना, P। तो A से P की ये लंबाई, A से लगा के P की इतनी लंबाई क्या कहलाती है, संतुलनकारी लंबाई। आया समझ में? चलिए तो मान के चलो ये कितनी मिली, N। इनको बनाना डैश 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 में, ये सब डैश 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 में बनेंगे। आप इसको इधर टच नहीं करना, केवल ऐसा बना देना, ऐसा इधर टच नहीं करवाना, इधर ऐसे नीचे की तरफ बना देना, बस ऐसे ये वायर कर देना इतना। बस इसके ये गोले बहुत अच्छे से बनाना डैश 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 में। और इसमें एक में आप ऐसा रखिएगा बीच वाले में, एक में इस तरफ मुंह कर देना और एक में इसका इस तरफ कर देना। एक में लेफ्ट साइड, एक में राइट साइड, एक में लेफ्ट साइड, और इधर बीच में, बीच सेंटर में। ये बैलेंस कंडीशन होती है, बनेगा। आप कहोगे ये वाला सेल इस सर्किट में जुड़ा रहे, इसलिए यहाँ पर क्या कुंजी K2 लगाते हैं। इसको ऑफ कर दिया तो इस सेल का इसमें अब नहीं जुड़ा होगा। ये कौन सा परिपथ कहलाता है बेटा, ये द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी
सर्किट कहलाता है द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ देखिएगा। अब लिखना क्या है, चित्र में ए बी एक विभवमापी तार है। यहां पर चित्र का नाम क्या लिख दोगे, चित्र का नाम लिखोगे विभवमापी का विद्युत परिपथ। विभवमापी का विद्युत परिपथ, चित्र का नाम लिख दोगे विभवमापी का विद्युत परिपथ। देखिएगा, चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज ड्रॉन इन फिगर बनेगा, तो ये शॉन इन फिगर ऐसा लिख दोगे। तो यहाँ लिखोगे चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें ए बी एक विभवमापी तार है। देखो बेटा ये रेड कलर से दिख रहा है ना, जो वो क्या है, एक विभवमापी तार है। तो इसमें ए बी एक विभवमापी तार है, जिसके देखो विभवमापी तार है तथा सी एक संचायक बैटरी है, स्टोरेज सेल है, जिसके प्लस सिरे को कहां से, विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋणात्मक सिरे को परिवर्ती प्रतिरोध या रहस्टेट से होते हुए कुंजी K2 रहस्टेट तथा कुंजी K2 या फिर प्लग K1 से होते हुए विभवमापी तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है बनेगा। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर लिखोगे जिस सेल के विद्युत वाहक बल को निकालना है, जिस सेल के हमें ईएमएफ को फाइंड करना है, उसे द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसके धनात्मक सिरे को कैसे जोड़ दें, विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋणात्मक सिरे को कुंजी K2 से होते हुए धारामापी G से जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक विसर्पी कुंजी लगी होती है या जॉकी लगी होती है। फिर से सुनना, चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें ए बी एक विभवमापी तार है, जिसके ए सिरे को इसमें विभवमापी एक तार है तथा इधर इसको छोड़ देना, तार है कहने के बाद कहना सी क्या है, तो यहां लिखेंगे सी एक संचायक बैटरी है, जिसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋणात्मक सिरे को यानी नेगेटिव एंड को या ऋणात्मक सिरे को परिवर्ती प्रतिरोध RH, परिवर्ती मतलब बदलता हुआ प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध RH और कुंजी K1 से होते हुए विभवमापी तार के B सिरे से जोड़ दिया जाता है बनेगा। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तो इतना ये पार्ट क्या कहलाता है, प्राइमरी सर्किट या प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर लिखोगे जिस सेल का हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, उसे द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है या उसे इस प्रकार जोड़ा जाता है कि अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उसे इस प्रकार जोड़ा जाता है, उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दिया जाता है और ऋणात्मक सिरे को कुंजी K2 से, देखो कुंजी K2 से होते हुए कैसे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी से जोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या लगी होती है, जॉकी अर्थात विसर्पी कुंजी लगी होती है बनेगा। इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं। जितने भी डायग्राम बनेंगे काय में चेंज आएगा, द्वितीयक परिपथ में। जब दो सेलों के विद्युत वाहक बल निकालना होगा तो एक इधर जोड़ दिया, एक और कहां जुड़ जाएगा, नीचे। जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो एक सेल जोड़ेंगे और एक नीचे जोड़ देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स बनेगा। अभी उसको जाने दो, अभी तो इसको समझो। फिर से देखिएगा, चित्र में विभवमापी का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसमें ए बी एक विभवमापी तार है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें ए बी एक विभवमापी तार है तथा सी एक संचायक बैटरी है, स्टोरेज सेल है। संचायक का मतलब होता है स्टोरेज सेल है, जिसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से और ऋणात्मक सिरे को नेगेटिव एंड को परिवर्ती प्रतिरोध RH यानी रहस्टेड RH और कुंजी K1 से होते हुए विभवमापी तार के B सिरे से जोड़ दिया जाता है। केवल B सिरे नहीं बोलोगे, पूरा बोलोगे, विभवमापी तार के B सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, क्या लिखोगे, अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है यानी ईएमएफ फाइंड करना है, उसे द्वितीयक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसके धनात्मक सिरे को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ दे और ऋणात्मक सिरे को कुंजी K2 से होते हुए धारामापी G से जोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या लगी होती है, खिसकाने के लिए एक विसर्पी कुंजी लगी होती है, इंग्लिश में बोलेंगे जॉकी लगी होती है बनेगा। तो इतना पार्ट आ जाएगा। अब अगर आपसे इतना बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगी इसकी बनावट।
अब बेटा सिद्धांत अभी पूरा नहीं हुआ है और आज का वीडियो लंबा नहीं करना है, अगली 2 क्लासों में इसे खत्म करेंगे। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, यहाँ तक के हम आपको नोट्स भेज देंगे, कल ये सिद्धांत आगे कंटिन्यू करवा देंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।